Hello everyone, welcome back in new video in the series of calculation of national income. आज इस वीडियो में जो हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं वो सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ national income by the expenditure method. So this time we are going to understand about calculation of the national income by the expenditure method क्योंकि already हमने जो है value added method और income method किया हुआ है. So expenditure method. So बिना टाइम वेस्ट किए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बेसिकली द टाइप ऑफ मीन्स व्हाट इज एक्सपेंडिचर मेथड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन में एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है. सो बेसिकली दैट फैक्टर इनकम हमने क्या पढ़ा था, हमने इनकम मेथड में पढ़ा था कि देयर आर द फैक्टर इनकम क्या की जाती है, फैक्टर इनकम अर्न की जाती है फॉर द फैक्टर सर्विसेज. सो व्हाट एवर द फैक्टर इनकम जो ऑन की गई ऑन बाय दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए ये फैक्टर इनकम ऑन हुई. बेसिकली जिन्होंने भी अर्न की दे बेसिकली स्पेंड समथिंग, सो इज स्पेंड इन दी फॉर्म ऑफ expenditure, in the form of expenditure, and for what purpose they will expend their money. जो इनकम उन्होंने अर्न की है, हार्ड अर्न मनी जो उनकी है, वो किस लिए एक्सपेंड करेंगे. सो ऑब्वियसली एवरीवन हैज सम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सो अपनी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए ऑन द परचेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस बाय दी फर्म्स. सो क्वेश्चन इज दैट कि क्या कंजम्पशन के लिए ही बस ये एक्सपेंडिचर किए जाते होंगे इकोनॉमी में. सो नॉट लाइक दैट. डिफरेंट डिफरेंट जगह इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कंजम्पशन किया जाता है और इनकम जनरेट की कोशिश की जाती है, राइट. सो एक्सपेंडिचर मेथड बताता है कि जो भी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं, वॉट एवर एक्सपेंडिचर डन बाई आइदर हाउस होल्ड, आइदर फर्म, आइदर गवर्नमेंट, आइदर फॉरेन सेक्टर, ठीक है. तो इनके द्वारा जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं उन एक्सपेंडिचर को ऐड कर दीजिए. जो भी खरीद रहे हैं ये लोग, वो एक नेशन की इनकम हो जाएगी. तो जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जितना भी खर्च कर रहे हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, उसको ऐड कर दीजिए उनके खर्चों को. क्योंकि उनका मीन्स हाउस होल्ड का, बिजनेस फर्म्स का, गवर्नमेंट का और फॉरेन सेक्टर का जो खर्च है वो नेशन की इनकम बन के आएगा. क्योंकि वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो प्रोड्यूस की गई है चीजें उसी को खरीदा हुआ है. सो सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक शॉपकीपर की इनकम क्या होती होगी, उसी तरीके से एक नेशन की इनकम क्या होती होगी. तो शॉपकीपर की इनकम क्या होती होगी, जो कंज्यूमर द्वारा एक्सपेंसेस किए जा रहे हैं फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो उसी तरीके से इकोनॉमी में भी जो भी एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड के द्वारा किया जा रहा है, फॉर्म्स के द्वारा किया जा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है, फॉरेन सेक्टर के द्वारा किया जा रहा है फॉर द कंजम्पशन, फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, राइट. तो बेसिकली अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम एज सम टोटल ऑफ expenditure, sum total of expenditure, basically sum total of expenditure, and that expenditure is done by whom, that expenditure is done by the कोई भी हो सकता है.
household firms, government, फॉरेन सेक्टर, राइट? ये कोई भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर डन बाय सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। अब ये सम टोटल, ये जो मैंने आपको बोला कि सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा? तो सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर कहलाता है जीडीपी एमपी। ये क्या कहलाता है? दैट विल बी नोन एज जीडीपी एमपी। इस मेथड को क्या किसी और नाम से भी जाना जाता है सर? तो बेसिकली इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम डिस्पोजल मेथड। इसको क्या बोला जाता है? इनकम disposal method. This method is known as income disposal method. So that was the basically, this was the basically definition of expenditure method. Expenditure method जो है, अगर आपको एक्सप्लेन करने को आता है तो की टर्म्स मैं आपको बता देता हूं कि की टर्म्स क्या क्या आपको याद रखने हैं ताकि आप डेफिनेशन लिख पाएंगे। की टर्म्स याद रखने हैं। फैक्टर इनकम से बात शुरू हुई थी। फैक्टर इनकम on by the factor of production, factor income on that income will spend, which is expenditure basically on purchase of goods and services, and this expenditure done by, so sum total of expenditure, so sum total of this expenditure is considered as what? It is considered as income method. Sum total of expenditure considered as what? Sum total of expenditure GDP MP कहलाएगा। नाउ जिस तरीके से इनकम मेथड में हमने पढ़ा था, कुछ कंपोनेंट हुआ करते थे, जिसमें कंपोनेंट में हमने सीओई पढ़ा था, रेंट एंड रॉयल्टी पढ़ी हुई थी, राइट? प्रॉफिट पढ़ा हुआ था। फिर आफ्टर दैट हमने मिक्स्ड इनकम पढ़ी हुई थी। एंड सो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव लर्न, जिसको हमने पढ़ा था। सो उसी तरीके से इसमें भी क्या पढ़ेंगे? इसमें भी हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। समझने की जरूरत है कौन कौन से वो एक्सपेंडिचर है जिसको ऐड करने पे, जिसको सम अप करने पे हम कहां पहुंचेंगे? सम अप करने पे याद रखे रहिए जीडीपी एमपी। इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूं कि जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी तक पहुंचते हैं। बार बार इसको जो है आप रिसाइट किया करिए, बार बार जो है खुद से जब बोलेंगे, जितनी बार बोलेंगे तो आपका जो है ये कॉन्सेप्ट डेवलप होता चला जाएगा और बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन, राइट? वेरी फर्स्ट, दैट इज व्हाट? वेरी फर्स्ट, so that is private final consumption expenditure. Private final consumption expenditure second, government final consumption
एक्सपेंडिचर। सो सर ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो ये हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स जो है वो किए जाने पे किन किन एक्सपेंडिचर्स को हम एड ऑन करेंगे ताकि जो है हमें जीडीपी एमपी हम कैलकुलेट कर सकें। और वही क्या कहलाता है? सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, सम अप ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर, उसी को बोला जाता है। गॉट इट? वन बाय वन। फिर उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या पढ़ने जा रहे हैं? दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल formation, gross domestic capital formation, and then after that net export। सर ये सारी चीजें ऐड ऑन करने पे हमको क्या मिलेगा? तो ये सारी चीजें ऐड ऑन करने पे हमें जो मिलता है वो मिलता है क्या? वो जीडीपी एमपी मिलता है। तो क्या सारी चीजें ऐसे एज इट इज क्वेश्चन में लिखी हुई मिलेंगी? तो बिल्कुल भी नहीं, अलग तरीके से लिखी हुई मिलती है जिससे हमें अलग अलग कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो वो सारी चीजें हमें जान लेना बहुत जरूरी है। तो किस तरीके से अलग लिखा रहेगा? तो मान लीजिए ये ग्रॉस क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मैंने लिखा, राइट? तो यहां पे क्या लिखा हुआ आ सकता है? यहां पे लिखा हुआ आ सकता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहां क्या लिखा हुआ आ सकता है? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ आ सकता है। फिर और क्या लिखा हुआ आ सकता है? लिखा हुआ आ सकता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को क्या करना होगा? हमें इन दोनों को एड ऑन करना होगा। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? हमें जो वैल्यू मिलेगी, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की वैल्यू मिलेगी। उसी तरीके से आप सभी इसको तो निकालना जानते ही हैं, राइट? क्या करेंगे? बस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम। वेरी गुड। ओके, सो दीज आर द फ्यू कंपोनेंट्स हमें पता चला। तो सबसे पहले क्या पता चला? सबसे पहले हमें पता चला सर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट के बाद प्राइवेट लोगों के द्वारा किया जाएगा। फिर उसके बाद गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर कुछ कैपिटल फॉर्मेशन होंगी जिसको क्या बोला जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, उस पर एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने पे कुछ एक्सपेंडिचर आएगा। सो दैट ऑल विल बी कंसिडर एज व्हाट? दैट ऑल विल बी कंसिडर एज what? That all are considered as expenditure। इन सारी चीजों को जो है क्या करेंगे? जीडीपी। तो सर जीडीपी एमपी कैसे निकलेगा? तो कुछ नहीं करना है बेटा। अब जो है हमें जीडीपी एमपी निकालना है और जीडीपी एमपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जीडीपी एमपी को निकालने के लिए हम इसमें 1+2+3+4, सो सिंपल, राइट? लेकिन कुछ चीजें बहुत ध्यान रखने वाली हैं इस मेथड को कैलकुलेट करते समय। बहुत सारी कंफ्यूजन हो सकती है आप सभी को, तो उन कंफ्यूजन को दूर करेंगे अभी जो है। तो क्या ये हम कैलकुलेशन सीख चुके हैं इनकम एक्सपेंडिचर मेथड का? तो बिल्कुल भी नहीं। अभी हमने नाम जाना कि व्हाट आर दोज कंपोनेंट्स व्हिच आर कंसीडर एज एक्सपेंडिचर। वो सारे कंपोनेंट जो एक्सपेंडिचर कहे जाएंगे। तो एक बार दोबारा से मेरे साथ रिसाइट करेंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेटली फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है। गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कुछ होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन पे कुछ एक्सपेंडिचर किया जाता होगा। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद दैट देयर आर दी नेट एक्सपोर्ट। गॉट इट? उम्मीद करता हूं कि सबको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब क्या करेंगे सर? तो अब जो है हम वन बाय वन हर एक कंपोनेंट को समझेंगे। तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से स्टार्ट करते हैं ब्रीफली। ओके,
जस्ट अ सेकेंड। यस। सो वेरी फर्स्ट, पहला हमने पढ़ा था क्या? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। Private final consumption expenditure. It refers to the expenditure incurred by the household. ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो किनके द्वारा इंकर्ड किए जा रहे हैं? दैट इज बेसिकली इंकर्ड बाय द हाउसहोल्ड। ये वो एक्सपेंडिचर है विच आर इंकर्ड बाय द हाउसहोल्ड आर द नॉन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। एक्सपेंडिचर incurred by the household and non-profit institutions which serving household all on all type of consumer goods। मैंने क्या बताया? एक्सपेंडिचर इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या कहता है? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउसहोल्ड एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउसहोल्ड। ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, इनका मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट दे आर सर्विंग हाउसहोल्ड ऑन ऑल टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, और जो कि ये कंज्यूमर गुड्स हम पढ़ चुके हैं पहले ही, तो कंज्यूमर गुड्स आते ही हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, दैट इज व्हाट? दैट इज सम आर द ड्यूरेबल गुड्स। कुछ ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, कुछ नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, राइट, एंड बेसिकली सर्विसेज, राइट। तो मैं दोबारा से, ताकि आपको याद रहे, मैं इसको लिख देता हूं। कंज्यूमर गुड्स आर बेसिकली ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। देन आफ्टर दैट, नॉन ड्यूरेबल गुड्स के बाद क्या आ सकता है? सेमी ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें क्लियर हुई आप, राइट। सो बेसिकली, तो क्या हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन उन्हीं का एक्सपेंडिचर को कहते हैं जो कि हाउसहोल्ड के द्वारा की जा रही है, ना कि फर्म द्वारा किया जा रहा है, ना कि गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। सो प्राइवेट इज एसोसिएटेड विद household and private is associated with non-profit institution. Private is associated with the household and private is associated with non-profit institution जो सर्व कर रहे हैं household on all form of the consumer goods के फॉर्म में सर्व कर रहे हैं। So basically now there is need to understand more briefly, ज्यादा बेहतर तरीके से और हमें समझने की जरूरत है। तो क्या इसमें जो है वो यही सारी चीजें आएंगी या फिर कुछ और चीजें भी हैं? सो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड। तो क्या होगा? क्वेश्चन में इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट
नॉन प्रॉफिट, ये माइनस नहीं है, नॉन प्रॉफिट, उसको मैं हटा ही देता हूं, नॉन प्रॉफिट फाइनल कंजम्पशन expenditure, right? Non-profit institution serving household. So private non-profit final consumption expenditure, those who are serving the household on all type of the consumer goods, right? So expenditure, अभी expenditure किन के द्वारा किया जाता है भाई? So these expenditure is basically incurred by the incurred by नॉर्मल रेसिडेंट, वेयर, अब नॉर्मल रेसिडेंट है, नॉर्मल रेसिडेंट की बात हो सकती है, तो वेदर दे बेसिकली इन डोमेस्टिक टेरिटरी में भी हो सकते हैं, या फिर 1 साल या 1 साल से कम के लिए बाहर गए हुए हैं, लाइक ऐसे लोग नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में लाई करते हैं और इकोनॉमिक इंटरेस्ट खुद की कंट्री में लाई करे जहां से वो बिलोंग करते हैं। सो बेसिकली एक्सपेंडिचर इनकॉर्ड बाय दी, अभी एक्सपेंडिचर किनके द्वारा, तो ये क्लियर रहे कि या तो नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा ऐसे एक्सपेंडिचर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, तब जो है वो एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, और वो जो है डोमेस्टिक टेरिटरी में भी रिसाइड कर सकते हैं या अब्रॉड में भी रिसाइड कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द रेसिडेंट ड्यूरिंग द फॉरेन टूर, ड्यूरिंग दी फॉरेन टूर, मतलब कहा जा रहा है कि कोई जो है वो फॉरेन टूर पे गया हुआ है, और वो कौन है, नॉर्मल रेसिडेंट है और फॉरेन टूर पे गया हुआ है, और वो एक्सपेंडिचर इनकर्ड कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो टूर जो है, टूर बेसिकली जो है वो एक छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रहा है, तो दैट विल बी एडेड टू द, वो ऐड होगा किसमें, वो ऐड होगा पी एफ सी, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। वही एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट लिख दिया, नॉन रेसिडेंट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द नॉन रेसिडेंट और द फॉरेन विजिटर्स ऑन दी डोमेस्टिक मार्केट, जो डोमेस्टिक हमारा मार्केट है, घरेलू मार्केट है, उसमें एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, वो एक्सपेंडिचर बिल्कुल भी नहीं जो है वो क्या होगा, बिल्कुल भी वो एक्सपेंडिचर ऐड नहीं होता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें क्लियर हुई। इस कंडीशन को जो है हमें ध्यान रखना है, ये कंडीशन होनी चाहिए कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय दी नॉर्मल रेसिडेंट, नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा वो एक्सपेंडिचर इनकर्ड होना चाहिए, ना कि किसी बाहरी के द्वारा जो है एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया जा रहा है, नॉन रेसिडेंट के द्वारा हमारी कंट्री में, हमारी डोमेस्टिक मार्केट में, तो नॉन रेसिडेंट के द्वारा इनकर्ड किया जा रहा है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट वो नहीं होंगे। गॉट इट? सो पहला जो है कंपोनेंट हमारा कंप्लीट होता है। तो ये कंप्लीट डिस्कशन किया जा रहा है वन बाय वन सारे ही कंपोनेंट का, तो फिर कोई और वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं है, आप अपनी बुक को रेफर करें, जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं बुक को गो थ्रू जरूर करिए एक बार, एंड उस कॉन्सेप्ट को जानना आपको बहुत जरूरी है। साथ ही साथ नोट्स जो है वो बनाते रहिए वीडियो देख के, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है, क्योंकि मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उस चीज को डिस्कस कर रहा हूं जो एग्जाम में आपको आपके देखने को मिलता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी सारे एस्पेक्ट को कवर करना जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए, और जितना अधिक मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाए, मैं चाहूंगा कि उतना मार्क्स जो है मैं आपको दिला सकूं। सो बेसिकली नाउ सेकेंड मेथड, अब सेकेंड मेथड की बात की जाएगी, तो सेकेंड कौन सा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे कि वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट द्वारा
किए जाते हैं। तो कौन कौन से वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि पार्ट बन रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट का? सो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द जर्नल गवर्नमेंट ऑन द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। क्या बोल दिया गया? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एक्सपेंडिचर incurred by general government on various administrative services like law and order, defense, education, health, एटसेट्रा। एक्सपेंडिचर जो कि जनरल गवर्नमेंट द्वारा वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे लगाया जा रहा है, दैट कैन बी, वो कौन कौन से एक्सपेंडिचर हो सकते हैं? वो एक्सपेंडिचर लॉ एंड ऑर्डर पे हो सकते हैं, वो डिफेंस पे हो सकते हैं, वो हमारे एजुकेशन पे हो सकता है, वो हमारे हेल्थ पे हो सकता है। गवर्नमेंट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सोशल वेलफेयर विदाउट एनी इंटेंशन टू अर्निंग प्रॉफिट। सो ऐसी एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन ऑफ goods and services, production of goods and services basically for social security without intention to earn profit। मीन्स कोई इंटेंशन नहीं है गवर्नमेंट का ऑन प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ये पहला कंपोनेंट इसके अंदर हो गया, राइट। एंड दिस वन इज कंपोनेंट बी, कि मतलब एक्सपेंडिचर एक तरीके से वो वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे खर्चा कर रहे हैं, वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे खर्च करके और फिर इनकम जनरेट की जा रही है। और साथ ही साथ क्या है? मीन्स इनकम नहीं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड हो रही है वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे। साथ ही साथ कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो कि किए जा रहे हैं सोशल सिक्योरिटी पे, सोशल वेलफेयर पे प्रोवाइड करने के लिए, जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, जिसमें कोई इंटेंशन नहीं है गवर्नमेंट का कि वो प्रॉफिट अर्न करें। देयर इज नो इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट, राइट। एस्टिमेशन ऑफ द गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब एस्टिमेशन क्या हो सकता है? तो बेसिकली दैट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर वो कॉस्ट है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय दी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट। ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं जो कि कलेक्टिवली यूज बाय दी पब्लिक, कलेक्टिवली यूज बाय दी पब्लिक। तो वो जो है किसका पार्ट होगा? वो जो पार्ट होगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे कि मान लीजिए कि ऐसी गुड्स बनाई गई जो कलेक्टिवली यूज किया जा रहा है, दिस सर्विसेज आर वैल्यूड एट द कॉस्ट टू द गवर्नमेंट एज दे आर नॉर्मली सोल्ड। बेसिकली जो है वो कॉस्ट जो है टू द पब्लिक, इट मीन्स दैट जो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट होगा। सो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए याद रखेंगे फॉर्मूला एक, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या क्या चीजें उसको लिख के आ सकता है एग्जाम में। सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गुड्स,
इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गुड्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा, प्लस मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट समझिए, कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ फर्दर प्रोडक्शन के लिए, कुछ फर्दर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए जो कि अभी इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया जा रहा है, कुछ कंज्यूम किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, एक्सपेंडिचर। सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड बाय दी गवर्नमेंट, अपने एम्प्लॉइज को गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ कंपनसेशन पे कर रही है। डायरेक्ट परचेजेस, डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम abroad for embassies and consulates, consulates located in abroad, फिर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स एंड बाय गवर्नमेंट। सो बेसिकली आप इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखने की जरूरत है हमें, हमें जो जो चीजें ध्यान रखने की जरूरत है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ गुड्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय द गवर्नमेंट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय द गवर्नमेंट एक ऐसा कंजम्पशन जो कि फर्दर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाएगा। तो ये खर्च है गवर्नमेंट के लिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर रही है, अभी आगे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने के लिए। सीओई, हम एम्प्लॉइज मान लीजिए कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, तो आप सभी अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो जाएंगे और सर्व कर रहे हैं आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, तो गवर्नमेंट आपको कुछ रिटर्न में वेजेस देगी, वेजेस इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द काइंड, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये सारी। तो जो सीओई मिलेगा आपको, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मिलेगा पेड बाय द गवर्नमेंट, वो क्या होगा, वो गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है। डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम द अब्रॉड, कुछ परचेज किया जा रहा है अब्रॉड में, ठीक है, डायरेक्ट परचेजेस, और वो किसके लिए गवर्नमेंट परचेज कर रही है, जो एम्बेसीज है, जो कॉन्सुलेट्स है लोकेटेड इन अब्रॉड, तो उनके लिए कुछ खरीद रही है अब्रॉड से। तो बेसिकली दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी कंसीडर एज एक्सपेंस, उसको क्या बोला जाएगा, उसको एक्सपेंस ही बोला जाता है। तो फिर क्या चीज डिडक्ट किया जा रहा है, ये माइनस क्या किया जा रहा है भाई, तो माइनस जो किया जा रहा है दैट इज बेसिकली, ये माइनस किया जा रहा है सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट ये एक्सपेंडिचर है क्या गवर्नमेंट का किसी तरीके से, मीन्स ये जो माइनस किया जा रहा है, ये जो माइनस किया जा रहा है, ये माइनस है बेसिकली, जो माइनस किया जा रहा है क्या वो एक्सपेंडिचर है, सेल कहीं से भी एक्सपेंडिचर होती है नहीं, तो इसीलिए ये इनकम को क्या कर रहे हैं, उसमें से घटा दे रहे हैं, तो ये क्या निकल के आ रहा है, दैट इज कंसीडर एज व्हाट, दैट इज कंसीडर एज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये क्या कहलाए, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाए। तो इस तरीके से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा कंप्लीट होता है। तो सबसे ज्यादा अगर याद रखने की जरूरत है तो किसको याद रखने की जरूरत है, सबसे ज्यादा अगर हम याद रखेंगे तो याद रखिएगा इस फॉर्मूले में ऑलमोस्ट जो है वो सारी चीजें कवर अप है इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में सारे एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है, देयर इज नो नीड ऑफ कैलकुलेशन, किसी तरीके की कैलकुलेशन की नीड नहीं है। लेकिन इफ देयर आर द कंपोनेंट गिवन, जैसे लिख दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय द गवर्नमेंट, सो दैट इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सीओई compensation paid by the government, compensation of employees, so yes it is also the part of the government final consumption expenditure. Direct purchases from the abroad for the embassies and consulates located in abroad, yes direct purchases, purchases is a type of expenditure जो कि खरीदा जा रहा है एम्बेसीज एंड कंसुलेट्स के लिए। फिर उसके बाद जो है माइनस क्या कर रहे हैं, सेल्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, सेल किया जा रहा है गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट, सो दीज आर द पार्ट ऑफ व्हाट, दीज आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की ये सारी चीजें पार्ट हुई, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए मूव करते हैं अब दूसरे
नाउ कवर कर लिया हमने दो। अब हम थर्ड कंपोनेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर्स को, जिसको हम सम अप करके जीडीपी एमपी निकालेंगे, थर्ड कंपोनेंट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीसीएफ। जीडीसीएफ क्या होता है ये? इट रेफर्स टू द एडिशन ऑफ द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी किसकी बात कर दिया? इन्वेस्टमेंट की बात कर दिया है। यहाँ पे आपके सामने जो दिख रहा है दैट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है कि इट रेफर्स टू एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। इट रेफर्स टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। कि किसके बारे में बता रहा है? कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। इट रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्वायरिंग गुड्स फॉर द इन्वेस्टमेंट। It is all about acquiring goods for इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपसे पूछता हूं, एक्वायरिंग गुड्स जो लिखा हुआ है, एक्वायर करना गुड्स, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट एक्वायर कर लेंगे गुड्स को? कोई भी चीज इन्वेस्ट करनी होती है आपको, तो जब आप उस चीज को, कोई गुड्स आपके बिजनेस के लिए जरूरत है, जो कि आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है, सो बेसिकली यू हैव टू पे समथिंग, उस पर एक्सपेंडिचर लगेगा। एंड इन्वेस्टमेंट बेसिकली इन्वेस्टमेंट by the production unit located in the domestic territory of acquiring goods for the investment, or that by the production unit। ये किसके द्वारा एक्वायर किया जाता है? गुड्स एक्वायर बाय द प्रोडक्शन unit, and that unit should be which is located in domestic टेरिटरी। जो कि कहां लोकेटेड है? जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में लोकेटेड है। सो देयर आर द टू कंपोनेंट्स। अब इसके जो है वो दो कंपोनेंट होते हैं बच्चों, ठीक है, दो कंपोनेंट होते हैं। किसके? जीडीसीएफ के दो कंपोनेंट। देयर आर द टू कंपोनेंट, देयर आर टू कंपोनेंट्स। वो कौन से दो कंपोनेंट है? सो बेसिकली जस्ट अ मिनट, इसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्द से जल्द। सो फर्स्ट वन दैट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की बात की जा रही है। ग्रॉस फिक्स्ड ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर। ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। ये वो एक्सपेंडिचर है जो कि किस चीज पे? सो इनकर्ड एक्सपेंडिचर incurred on purchase of fixed assets, expenditure incurred on the purchase of fixed assets। just a second, yes, expenditure incurred on the purchase of fixed assets। so expenditure incurred हुआ किस पे? purchase of the fixed assets
अब इस तरीके से दैट इज ऑल्सो ब्रॉडरली डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरी। इसको जो है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक जो है ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले मैंने क्या बोला कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फिर इसमें पता चलता है कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं, दो चीजों को जोड़ के हम जो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो कह रहा है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए क्या है कि देयर आर द टू कंपोनेंट्स। तो पहला कंपोनेंट क्या बताएगा कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो बता रहे हैं कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में भी दो तरीके की कंपोनेंट होते हैं ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के। अब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के दो कंपोनेंट, ग्रॉस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ न्यू प्लांट मशीनरी। फिक्स इन्वेस्टमेंट, फिक्स टर्म, फिक्स्ड। सो फिक्स जो है वो किस पे होगा? फिक्स इज अबाउट बेसिकली अबाउट फिक्स इज बेसिकली अबाउट प्लांट एंड मशीनरी, है ना। प्लांट एंड मशीनरी की बात की जा रही है कि दैट इज अबाउट प्लांट एंड मशीनरी। फिक्स है तो क्लियर दिमाग में आना चाहिए आपके कि दैट इज अबाउट प्लांट एंड मशीनरी। देन आफ्टर दैट मैं यहां इरेज कर देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि यहां पहला हो गया है ऑलरेडी। यस, सो सेकेंड वन, अब इसी का सेकेंड पार्ट। दैट इज व्हाट? दैट इज ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन investment, gross residential construction investment. So expenditure incurred on the purchase of or construction of new houses, construction. So associated with expenditure related to purchase and expenditure related to purchase and maintenance. Okay, construction, not maintenance. Purchase or construction of new house. इसके बारे में न्यू हाउस, नॉट ओल्ड वन, न्यू हाउस। तीसरा कंपोनेंट क्या है इसके अंदर? सो बेसिकली ये किसका कंपोनेंट पढ़ रहे हैं हम? ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। पहला क्या हुआ? ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट। सेकंड ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। थर्ड वन ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ public investment. Public investment is what? Expenditure related to flyovers, roads, bridges, etc. Right? So that is about what? That is basically that expenditure related to the flyover, road, bridges. So ये क्या है? ये public investment है। So हमें पता क्या चला? हमें पता चला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल मींस इन्वेस्टमेंट किन किन फॉर्म में होता है। तो सबसे पहला कंपोनेंट पता चला ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी का एक्सपेंडिचर,
Gross residential construction investment expenditure on the purchase and construction of new houses. Gross public investment expenditure related to the flyover, road, bridges, etc. ओके, तो ये सारी चीजें किसके बारे में हुई? ये फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। तो सर सेकंड कंपोनेंट क्या होता होगा? तो सेकंड कंपोनेंट जो इसका होगा वो मैं आपको बताता हूं। दैट इज व्हाट? दैट इज इसका ए जो है, ए पार्ट ये था। बी पार्ट क्या होगा? बी जो होगा दैट विल बी, बी विल बी व्हाट? बी विल बी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक निकालना आप सभी को आता है। सो चेंज इन स्टॉक इज बेसिकली व्हाट? चेंज इन स्टॉक इज basically closing minus ओपनिंग स्टॉक, राइट? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये सारी चीजें जो है आई होप क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा क्लियर मैं लिख देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो मैसी लग रहा है, तो एक बार समझ लेते हैं इसको क्लियरिटी के साथ। बात कर रहे थे हम किसकी? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, है ना? ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के। एक ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसको चेंज इन स्टॉक के नाम से जाना जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या होता है? दैट इज ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। आई होप ज्यादा क्लियरिटी आ रही होगी। फिर उसके बाद ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, राइट? सो पता चला फिक्स इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी, एक्सपेंडिचर ऑन न्यू हाउस आइदर परचेज और कंस्ट्रक्शन, या फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन फ्लाईओवर, रोड, रेलवेज, एटसेट्रा, राइट? तो ये सारी चीजें जो है हमें पता चली अभी तक। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या पता चला? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके भी क्वेश्चन में दिया हो सकता है। सो पॉइंट टू बी रिमेंबर, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से भी लिखा हुआ हमारे क्वेश्चन में आ सकता है। तो सबसे पहले इन तीनों को ऐड करके ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे। फिर ये दैट शुड बी क्लियर, आपको ये क्लियर होना चाहिए
कि हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद किनको किनको, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को, फिर बेसिकली इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक, राइट। इस तरीके से चीजें दी हुई हैं, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद ही हम कैलकुलेशन करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, राइट। तो अब मूव करते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम, अब लास्ट जो हमारे पास बचा हुआ है दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी, वो होगा हमारे पास, वो कहलाएगा नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट, तो मैं उससे बढ़ने से पहले जो है एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो आप किन किन तरीके से ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप पहला बताएंगे कि सर फर्स्ट वे तो ये है, राइट। पहला ये है कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को क्वेश्चन में ढूंढेंगे और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ढूंढेंगे, अगर मिल गया तो ऐड कर देंगे दोनों को ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा तरीका ये होगा सर कि ये सारी चीजों को हम ऐड करेंगे, मीन्स इन सारी चीजों को ढूंढेंगे, ग्रॉस बिजनेस, अगर ये दोनों ही नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट को ढूंढेंगे, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट को ढूंढेंगे, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट को ढूंढेंगे, और फिर क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक को ढूंढेंगे, और इन सबको जो है क्या कर देंगे, इन सबको ऐड करेंगे, तो फिर भी हम यहाँ पे रीच आउट कर लेंगे, राइट। ओके, इतनी सी बात थी। नाउ सिंपल सा कॉन्सेप्ट, नेट एक्सपोर्ट, ज्यादा समय नहीं लगाना है, नेट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो आप तुरंत बताएंगे कि सर इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है, जो भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रखा है। सो नेट एक्सपोर्ट डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, कुछ ध्यान रखने वाली बात क्या है, दैट कैन बी पॉजिटिव एंड निगेटिव, राइट। ये वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, ये वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव में भी हो सकती है, तो इससे कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं कि नेट एक्सपोर्ट जो है वो क्या है, माइनस में आ रहा है, तो ये तो गलत कैलकुलेशन होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी जो है हमारा क्या होता है, इम्पोर्ट बहुत अधिक हो जाता है एज कम्पेयर टू, सो दैट विल बी द पार्ट ऑफ, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो पार्ट होती हैं जीडीपी एमपी की। तो अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा कि जीडीपी एमपी के पार्ट में जो है वो क्या आया, जीडीपी एमपी कैलकुलेट करते समय हमें पता चला कि देयर आर द एन नंबर ऑफ फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी के लिए एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से। सो सबसे पहले जीडीपी एमपी निकालना है, तो आपने क्या कहा, जीडीपी एमपी, मेरे साथ जो है वो रिकॉल करते चलेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ा था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मेरे को लिखना रहता तो मैं शॉर्ट में लिख देता, लेकिन हमें याद रखना है, ठीक है, तो इसीलिए, और एग्जाम में भी आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, है ना, नेट एक्सपोर्ट्स, ये आ गया, क्या आ गया हमारा बच्चों, ये हमारा आ गया जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी आ चुका है और हमें निकालना क्या है, हमें हम
जो प्रयास कर रहे हैं वो निकालना है हमें, एनएनपी-एफसी निकालना है, ठीक है? इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एनएनपी-एनपी, एनएनपी-एफसी, ओके? नेशनल इनकम हमें कैलकुलेट करना है और नेशनल इनकम, एनएनपी-एफसी और आगे क्या गया है हमारे पास, जीडीपी, एमपी की वैल्यू आ चुकी है एक्सपेंडिचर मेथड से। ग्रॉस से कहाँ मूव कर रहे हैं? ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है। नेट में क्या करेंगे हम? डेप्रिसिएशन हटाएंगे इससे, नेट में वैल्यू ले जाने के लिए। डोमेस्टिक से कहाँ जा रहे हैं? डोमेस्टिक से हम नेशनल जाएंगे बच्चों, ठीक है? डोमेस्टिक से जब नेशनल जाएंगे तो क्या करते हैं हम? एनएफआईए को ऐड करते हैं। फिर उसके बाद एमपी जिसमें टैक्सेशन लगा हुआ है और फैक्टर कॉस्ट जिसमें टैक्सेशन नहीं लगानी होती है, तो उसमें क्या कर देंगे? एनआईटी को हम माइनस कर देंगे, राइट? सो अनदर फॉर्मूला वी हैव गॉट ऑफ द नेशनल इनकम कैलकुलेशन, एक और फॉर्मूला मिला और वो है क्या? एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी। सो दैट इज ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड्स। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम प्रिकॉशंस को कवर करेंगे, हर एक मेथड के प्रिकॉशंस को, ठीक है? क्योंकि प्रिकॉशंस भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज के बारे में, एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। उम्मीद करता हूं कि वीडियो जो है वो बहुत ही फ्रूटफुल है आपके लिए, और अगर ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लग रही है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो कृपया करके इस चैनल को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही होंगी। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको शेयर भी करेंगे। थैंक यू।